मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए भाग द्वितीय के संस्कृत साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो सुखनाश उपदेश है उसका अध्ययन करेंगे। सुखनाश उपदेश महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी का एक अंश है। कादंबरी चूँकि जो काव्य है उसकी विधा का गद्य भाग के अंतर्गत आता है, तो हम उस विषय में संस्कृत गद्य साहित्य के उद्भव पर चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। पहला है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के 10 वेद हैं, जिसमें नाटक, प्रकरण, वाण, व्यायोग, संबकार, डिम, ईहा, मृग, अंक, वीथी, प्रहसन। इसी प्रकार उपरूपक इसके 18 भेद हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत पद्य, गद्य और चंपू ये आते हैं। पद्य के फिर 3 भेद हो जाते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य जिसका ये दूसरा नाम गीति काव्य है, और मुक्तक काव्य। गद्य काव्य के 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। चंपू जो कि गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। संस्कृत जो गद्य काव्य है इसकी उत्पत्ति के विषय में हम चर्चा करते हैं, तो इसके बारे में विद्वानों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, गद्य काव्यों की उत्पत्ति पद्य काव्यों से लोक कथाओं के माध्यम से हुई। दूसरा, ग्रीक गद्य रचनाओं से भारतीय गद्य काव्यों की उत्पत्ति हुई। तीसरा, गद्य काव्यों की उत्पत्ति पद्य काव्यों के समानांतर स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुई है। प्रथम मत का अभिप्राय है कि संस्कृत के गद्य का मूलतः पद्य काव्यों से उत्पन्न हुए हैं। पद्य काव्यों के प्रभाव के कारण ही उनमें आलंकारिकता, मनोभावों की अभिव्यक्ति, शारीरिक, नैतिक एवं प्राकृतिक वर्णनों की प्रचुरता का सामंजस्य भी प्राप्त होता है। पद्य काव्यों के तुल्य गद्य काव्यों में भी कृत्रिमता, पांडित्य प्रदर्शन और रसाभिव्यक्ति पर बल है। जहाँ तक कथानक का संबंध है वह बृहद कथा आदि लोक कथा ग्रंथों से लिया गया है। दूसरा मत पीटरसन आदि ने प्रस्तुत किया है, जो ये कहते हैं ग्रीक गद्य रचनाओं से भारतीय गद्य काव्यों की उत्पत्ति हुई है। उनका मानना है कि भारतीय गद्य का प्रत्यक्षतः यूनानी गद्य काव्य के अनुकरण पर विकसित हुआ था। कुछ भारतीय विद्वान भी यूनानी गद्य के अनुकरण पर संस्कृत गद्य काव्य के रचना संबंधी पाश्चात्य विचारों के मत से सर्वथा सहमत प्रतीत होते हैं। प्रोफेसर सिल्वा लेवी तो यूनानी गद्य की तुलना के योग्य ही संस्कृत गद्य को नहीं मानते, क्योंकि उनके मत से ये दोनों गद्य काव्य रचना और भाव की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हैं। संस्कृत गद्य काव्य में कथा या साहसिकता बहुत कम उपलब्ध होती है। उसमें मुख्य ध्यान काव्यशास्त्रीय आलंकारिकता, सूक्ष्म प्रकृति वर्णन तथा नैतिक, मानसिक और शारीरिक गुणों के चित्रण पर दिया जाता है। इसके विपरीत ग्रीक और लैटिन गद्य काव्यों में कथा ही सब कुछ होती है। पाठक एक से दूसरे साहसिकता संबंधी घटना चक्र में क्रमशः डूबता चला जाता है और वे घटना चक्र क्रमशः अधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। इस गद्य में शैली, सौंदर्य तथा प्राकृतिक दृश्यों आदि की यथासंभव उपेक्षा ही दिखाई देती है। प्राय सभी विद्वानों ने संस्कृत गद्य काव्यों पर यूनानी गद्य रचनाओं के प्रभाव का खंडन किया है। प्रोफेसर लाकोटे ने तो यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यूनानी गद्य काव्यों पर भारतीय गद्य काव्यों का प्रभाव पड़ा है और यूनानी गद्य काव्य ही भारतीय गद्य काव्यों का ऋणी है। भाषा शैली, कथा वस्तु, कथानक संगठन, अलंकार योजना तथा रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से यूनानी और भारतीय गद्य काव्य पूर्णतया एक दूसरे से पृथक हैं।
अतः भारतीय गद्य काव्यों पर यूनानी प्रभाव की चर्चा सर्वथा असंगत है। प्रथम मत के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संस्कृत गद्य काव्यों की कोई धारा नहीं थी और परकाल में पद्य काव्य की एक नवीन शाखा के रूप में गद्य काव्य का विकास हुआ। परंतु तात्विक विवेचन से यह मत भी असंगत एवं निराधार प्रतीत होता है। वास्तविकता तो यह है कि वैदिक काल से जिस प्रकार वैदिक संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा समानांतर अविच्छिन्न रूप से विकसित होती रही और आज भी अपने विभिन्न स्वतंत्र रूपों में विद्यमान है, उसी प्रकार पद्य शैली के साथ ही गद्य शैली समानांतर चलती रही। पद्य शैली में जब और जिस रूप में विकास और परिवर्तन हुए, तद अनुरूप ही गद्य शैली में भी समानांतर विकास और परिवर्तन परिलक्षित हुए। विभिन्न संस्कृतियों और भावों का यथा समय दोनों ही धाराओं पर समान रूप से प्रभाव पड़ा। लेखन सामग्री के अभाव के कारण स्मरण शक्ति को बोझिल न बनाने के लिए एक और धार्मिक कृत्यों के लिए पद्य शैली अपनाई गई और दूसरी ओर शास्त्रीय, दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों के लिए गद्य शैली अपनाई गई। गद्य शैली में भी सूत्र शैली को प्रमुखता दी गई। लेखन सामग्री की सुविधा के साथ साथ ही दोनों शैलियों में कलात्मक विस्तार और विवरण प्रधानता आई। एक और वाल्मीकि के समय से पद्य शैली ने लौकिक काव्यात्मकता और अलंकार प्रियता का रूप लिया, तो दूसरी ओर गद्य शैली ने अपनी नीरसता तथा अमनोज्ञता को छोड़कर कथा और आख्यायिकाओं को अपनाकर सरसता, अलंकार प्रियता और मनोज्ञता का आधान किया। लोकप्रियता के लिए पद्य शैली ने राम और कृष्ण के उदात्त चरित्र का आश्रय लिया, तो गद्य शैली ने अपनी लोकप्रियता के लिए उदयन, नरवाहन दत्त, वासवदत्ता, यक्ष एवं विद्याधरों आदि से संबद्ध कथानकों का आश्रय लिया। कालिदास, महाकवि भारवी, माघ और श्रीहर्ष आदि ने ज्यों-ज्यों पद्य धारा को क्रमशः साथी से अलंकार बहुल और कृत्रिम बनाया, तदनुरूप ही हरिसेन, दंडी, सुबंधु और वाणभट्ट आदि ने भी गद्य धारा को समास प्रधान एवं अलंकार बहुल और कृत्रिम बनाया। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों एवं धर्मों के प्रादुर्भाव के कारण दोनों ही धाराओं में समान रूप से विभिन्न परिष्कार आदि गुणों तथा कृत्रिमता आदि दोषों का समावेश हुआ। इस प्रकार दोनों ही धाराओं का स्वतंत्र रूप से अविच्छिन्न विकास होता गया। ये तो रहा गद्य का उद्भव। अब हम गद्य के जो विभिन्न रूप हैं इसकी दृष्टि से देखते हैं, तो संस्कृत गद्य को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वैदिक गद्य, दूसरा दार्शनिक गद्य, तीसरा व्याख्यात्मक गद्य, चौथा लोक कथात्मक गद्य, पांचवा साहित्यिक या अलंकृत गद्य। पहला जो वैदिक गद्य है इसकी चर्चा करते हैं। संस्कृत गद्य का सर्वप्रथम दर्शन वैदिक वाङ्मय में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में सर्वप्रथम गद्य के दर्शन होते हैं। इस गद्य में सरलता एवं वर्णात्मकता है। यत्र तत्र उपमा और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग है। अतः भारत में पद्य एवं गद्य धाराओं का प्रवर्तन लगभग एक साथ ही हुआ है। पीटरसन आदि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन सत्य नहीं है कि भारतीय गद्य का प्रत्यक्षतः यूनानी गद्य काव्य के अनुकरण पर विकसित हुआ था। वैदिक गद्य का चतुर्दिक विकास हुआ, जैसे संहिता ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य ग्रंथों में एवं निरुक्त आदि वेदांगों में। दूसरा है दार्शनिक गद्य। विविध दार्शनिक विचारधाराओं की प्रस्तुति में गद्य का भरपूर प्रयोग हुआ है, किंतु उनमें साहित्यिक कलात्मकता का अभाव है। इस गद्य शैली में उपनिषदों का गद्य तथा वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष आदि के वेदांत ग्रंथों का गद्य,
गदाधर भट्ट, मथुरानाथ आदि के नव्य न्याय का जटिल गद्य समाहित है। इस गद्य में तार्किकता के साथ साथ अभिनव पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला है व्याख्यात्मक गद्य। संस्कृत गद्य की वैचारिक धारा का पल्लवन पतंजलि के महाभाष्य, सवर के मीमांसा भाष्य एवं शंकर के शारीरिक भाष्य में मिलता है। इन ग्रंथों को भी यद्यपि दार्शनिक माना जाता है, फिर भी संक्षिप्त सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण इन्हें व्याख्यात्मक गद्य की संज्ञा दी गई है। अगला है चौथा, लोक कथात्मक गद्य। संस्कृत भाषा में लोक कथाओं एवं नीति कथाओं का बहुत अधिक सृजन हुआ। इनमें गद्य का आधिक्येन किंतु पद्य का स्वल्प प्रयोग है। इन कथा ग्रंथों का गद्य सरल, स्वाभाविक, अनलंकृत एवं वर्णनात्मक है। कथा ग्रंथों में प्रयुक्त गद्य का उद्देश्य लोक को व्यवहार की शिक्षा देना एवं जन सामान्य का मनोरंजन करना है। जैसे कि हम बृहत कथा देखते हैं, पंचतंत्र है, हितोपदेश है। फलतः इनमें जो प्रयुक्त गद्य है अत्यंत सरल है। अगला है साहित्यिक गद्य। ओज है समास भूयस्त्वम एतद् गद्यस्य लक्षणम। इस लक्षण के अनुसार समास बहुल, ओज गुण विशिष्ट रचना को गद्य कहा जाता है। लक्षण से स्पष्ट है कि पूर्वोक्त गद्य प्रकारों में समास बहुलता एवं ओजात्मक प्रौढ़ी न होने से उन्हें साहित्यिक गद्य नहीं माना जा सकता। साहित्यिक गद्य में कवि की संपूर्ण प्रतिभा का व्यापक उपयोग होता है। अतः इस प्रकार के गद्य की अपेक्षा पद्य रचना को अपेक्षाकृत सरल माना गया, क्योंकि उसमें सीमित छंद में लयात्मक सरणी शब्द चयन के लिए सुविधाजनक होती है। इसलिए गद्यम कविनाम निक्षम वदंती की उक्ति को मान्यता मिली। इसके अलावा संस्कृत में गद्य साहित्य का जो विकसित रूप सुबंधु, दंडी, बाण के काव्यों में उपलब्ध होता है, उसे देखकर यह सहज अनुमान होता है कि संस्कृत गद्य का काव्यात्मक रूप अति प्राचीन काल में प्रचलित हो चुका था। दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट की रचनाओं का और इनमें भी मुख्यतः बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित्र का विशेष महत्व है। महाकवि बाणभट्ट के विषय में जो कि हम सुखनासोपदेश पढ़ेंगे, तो जो सुखनासोपदेश है वो कादंबरी का ही एक अंश है। तो इसके जो रचयिताएं महाकवि बाणभट्ट हैं। तो महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय के विषय में हम चर्चा करते हैं। जीवन परिचय। संस्कृत कवियों की सामान्यतः यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपने विषय में कुछ नहीं लिखते, किंतु यह सौभाग्य की बात है कि बाणभट्ट ने इस पद्धति से हटकर अपने वंश, आश्रयदाता एवं अपने विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। हर्षचरित्र के प्रथम 2 उच्छ्वासों एवं कादंबरी के आरंभिक पद्यों में इन्होंने अपनी आत्मकथा एवं वंश का सुविस्तृत परिचय दिया है। जो हम ये बाण का वंश वृक्ष देख रहे हैं, इसके अनुसार बाणभट्ट के जो वंश प्रवर्तक हैं वो वत्स थे, जो दधीची और सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। सारस्वत ने ही वत्स के प्रति प्रीति भाव रखकर शोण नदी के समीप प्रीतिकूट नामक ग्राम बसाया। वर्तमान गया जिले के देवकुंड के समीप प्रीतिकूट की सत्ता थी, ऐसा आज विद्वान लोग मानते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वत्स से आगे वंश की वृद्धि हुई, जिसमें वत्स से वात्सायन, वात्सायन से कुबेर, कुबेर के 4 पुत्रों में पार्श्वपत से अर्थपति हुए। अर्थपति के 11 पुत्रों में चित्रभानु से वाण का जन्म हुआ था। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी एवं पुत्र का नाम भूषण भट्ट या पुलेन भट्ट था, किंतु वाण ने अपने पुत्र की कोई चर्चा नहीं की है, इसलिए समीक्षकों को संदेह का अवसर भी मिल जाता है। बाण के जो बाल्यावस्था है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी बाण की
अल्प अवस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया था और जब ये 14 वर्ष के थे तब पिता का साया भी उठ गया था। संरक्षण के अभाव के कारण वाण देशाटन के लिए निकल पड़े। उस समय उनके बहुत से मित्र बन गए, जिनमें विद्वान, नर्तक, संगीतज्ञ आदि सभी थे। मित्रों की लंबी सूची हर्षचरित्र में उपलब्ध होती है। इन्होंने देशाटन के समय महाकवि वाण ने अनेक राजकुलों, गुरुकुलों, तीर्थों आदि का भ्रमण कर भारतीय जनमानस को बहुत समीप से देखा था। वाण भट्ट का जो स्थिति काल है, समय है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वाण जो कन्नौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, अतः वाण के समय निर्धारण के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी, यह इतिहास प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत भ्रमण के समय हर्ष के निकट संपर्क में रहा था। उसके वर्णनों एवं ताम्र पत्रों से हर्ष का यह काल प्रमाणित है। अतः वाण भट्ट का काल 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना सर्वथा उचित है। इसके अतिरिक्त ईसा की 8वीं सदी से ही वाण का एवं उनकी रचनाओं का संस्कृत ग्रंथकारों ने आदर के साथ उल्लेख किया है, जिनमें कुछ हैं जैसे वामन जो 8वीं शताब्दी के हैं। उन वामनकृत जो काव्य अलंकार है उनकी सूत्रवृत्ति में कादम्बरी का संदर्भ दिया है उन्होंने। दूसरे आनंदवर्धन जो 850 ईस्वी के हैं, उनकी ध्वन्यालोक में कादम्बरी हर्षचरित्र का उल्लेख किया गया है। धनंजय जिनने अपने 10 रूपक में बाण एवं उनके काव्य का उल्लेख किया है। भोजराज इन्होंने अपने सरस्वती कंठाभरण में वाण के गद्य की प्रशंसा की है और क्षेमेंद्र एवं रुय्यक ने भी अपने ग्रंथों में बाण का उल्लेख किया है। अतः वाण भट्ट का समय ईस्वी की 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निर्धारित है।